हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो गाइज, हम सोल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम्स की 1000 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, 1000 क्वेश्चन पूरे करेंगे। सबसे पहले उठाया है हमने साइंस सब्जेक्ट को। इसकी आज आपकी क्लास नंबर 11th है। इससे पहले 10 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जिनमें हमने प्रीवियस ईयर के जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उनको मेंशन किया हुआ है। अगर आपने उन्हें मिस किया है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो उसी तरह से आज हमारी क्लास नंबर 11th है, जिसमें हमने कुछ जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है साइंस के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, उन्हीं सबको जो है आपके सामने मेंशन किया हुआ है। इनको सोल्व करेंगे और समझते हुए, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर करेंगे ताकि आपको वो परमानेंटली याद रहे। ठीक है गाइज, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अपना कॉपी पेन नोट्स जो आपको बनाने हैं लेके बैठिए, और अगर क्वेश्चंस के आपको आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। ठीक है गाइज, और अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है, बहुत बार पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम्स में, और इस बार भी पक्का आएगा क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट है तो बिल्कुल क्वेश्चन आने बनते हैं, रिपीट होने बनते हैं। देखते हैं क्या पूछा है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या होता है? यानी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते कई बार, तो ये ड्राई आइस बोलते हैं इसको। ठीक है, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं? ड्राई आइस तो ये कहते हैं दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ये बोला जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2 को या हार्ड CO2 को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। क्यों कहते हैं इसे शुष्क बर्फ? क्योंकि दोस्तों ये जो है सॉलिड जो अपनी अवस्था होती है उससे बिना लिक्विड में परिवर्तित हुए सीधा गैस में बदल जाता है। यानी जैसे कपूर होता है, तो अगर उसे क्या होता है, कपूर बिना लिक्विड में बदले अपनी अवस्था को चेंज करता है जब वो सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से क्या होती है, ठोस CO2 होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये बिना लिक्विड में बदले सीधा ठोस से जो है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है जैसे फैक्ट्रियों में, और खाने को जो है सेफ रखने के लिए इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। समझ आया आपको? क्या है ठोस बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं? ये कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है। यानी किसी भी तत्व का जो सबसे छोटा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं एटम, यानी परमाणु। क्लियर है गाइस? परमाणु ये क्या होता है? सबसे छोटा भाग होता है किसी भी तत्व का। लेकिन वैसे परमाणु अर्थ का, जो परमाणु शब्द है इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसा कण जिसका और छोटे टुकड़े नहीं किया जा सकते। लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक आए उन्होंने इस पर प्रयोग किए कई सारे, तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि परमाणु सबसे छोटी इकाई नहीं है, ये भी कई सारे छोटे छोटे जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है परमाणु। ठीक है दोस्तों, और परमाणु की अगर बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं परमाणु की खोज किसने की थी, तो वो भी साथ साथ जान लीजिए। ये की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने खोज की थी परमाणु की। ठीक है गाइस, तो ये तो हमने बात की परमाणु की सबसे छोटा भाग कहलाता है तत्व का परमाणु, और इसे किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। आगे बात करते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सो बी केयरफुल। ठीक है, आगे बात करते हैं, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? ये पूछा गया है, रासायनिक यौगिक का यूनिट सबसे छोटा, तो ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं अणु को। ठीक है,
अणु को कहते हैं रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट। अब अणु क्या होता है दोस्तों? अणु जो है वो कई सारे परमाणुओं से मिलकर के बनता है, ठीक है, यानी इससे बड़ा होता है। जब कई सारे परमाणु मिलते हैं तो क्या बन जाता है? एक अणु बनता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं। जैसे हमने बताया कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, तो कौन से कणों से मिलकर के बनता है उसकी बात करते हैं। तो ये वही बात आई, परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बनता है। कौन कौन से कण होते हैं वे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन 3 कणों से मिलकर बनता है परमाणु। ठीक है, इतना समझ आया? ये होते हैं कण जिनसे मिलकर बनता है परमाणु, और कई सारे परमाणु से मिलकर बनता है अणु। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी दोस्तों जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने। अब इनको याद रखने की एक ट्रिक भी आपको बताऊंगी मैं, आप उससे हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। बहुत सारे लोग उस ट्रिक को जानते भी होंगे, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की हमने जान लिया, प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने खोज की थी प्रोटॉन की, और परमाणु की भी खोज रदरफोर्ड ने ही की थी, और प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने ही की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है चैडविक। क्या नाम है? चैडविक। इन्होंने खोज की न्यूट्रॉन की। अब तीनों की हमने बात कर ली, लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स है वो इन तीनों के नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटॉन की थॉमसन बता दिया और न्यूट्रॉन की रदरफोर्ड। इस तरीके से कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो इसको दूर करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, आप उससे याद रखिएगा। ठीक है, 3 वर्ड है, सिंपली आपको वही याद रखने हैं। क्या ट्रिक है? ईंट पर नाच। ठीक, ईंट पर नाच, ये मैंने ऐसे लिखा है, आप चाहे तो ऐसे लिखते एक सेंटेंस के तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। क्या है? ईंट पर नाच। इससे जो है हम तीनों को याद रख पाएंगे। ई से क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन, और टे से थॉमसन। थॉमसन को थोड़ी देर के लिए टॉमसन सोच के चलिए, ठीक है, टॉमसन थॉमसन थोड़ा मिलता जुलता है तो आप कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। ठीक है, समझ आया? दूसरे नंबर पर क्या आया? पर। ईंट पर नाच। पै से क्या बनता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज रे से क्या बनता है? रदरफोर्ड। आप कर पाएंगे क्योंकि आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं। अगर आपको पूरा नाम याद नहीं है, आपको इतना याद है तो आप इजीली कर ले जाएंगे। तीसरा क्या आता है? नाच। ने से क्या बनता है? न्यूट्रॉन, और चे से क्या बनता है? चैडविक। अब आपको ये बिल्कुल याद रहेगा, आप इसको भूलने नहीं वाले, बस आपको एक सेंटेंस याद रखना है, ईंट पर नाच। इससे तीनों चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएगी। आगे बात करते हैं। आगे बारी आती है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? ये क्या है? पॉजिट्रॉन। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की एंडरसन ने। ठीक है गाइस, एंडरसन ने खोज की थी पॉजिट्रॉन की। इतना समझ आया? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? यानी त्यागना मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं? पूछा क्या गया है आपसे कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रक्रिया होती है, प्रवृत्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण ये प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन को
त्यागने की। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये तो थी त्यागने की बात। अब बात करते हैं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन यानी अवकरण। अवकरण कहलाती है ग्रहण करने की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, अवकरण यानी रिडक्शन। आगे चलते हैं, इधर बात करते हैं प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? ये होता है 1840 गुना। ठीक है, प्रोटॉन का भार जो है इलेक्ट्रॉन के भार के 1840 गुना होता है, इतना ज़्यादा होता है इससे। ठीक है, 1840 गुना होता है इसका भार। बात करते हैं परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? यानी जो न्यूक्लियस होते हैं, एटम का न्यूक्लियस, उसकी खोज किसने की? तो इसकी भी खोज कौन करते हैं? रदरफोर्ड। ठीक है गाइस, इसकी खोज भी किसने की? रदरफोर्ड ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में के नाभिक में होते हैं, यानी जो एटम होता है उसका नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होते हैं? तो वो आपको बताना है। इसके अंदर होते हैं दोस्तों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, यानी इसके नाभिक में परमाणु के क्या होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनसे मिलकर बना होता है न्यूक्लियस किसी भी एटम का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? यानी जो आधुनिक न्यू पीरियडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसमें वर्गों, वर्ग यानी ग्रुप, और आवर्त यानी पीरियड, इनकी संख्या कितनी है? तो कितनी है? वर्गों की संख्या तो है 18 और आवर्तों की संख्या कितनी है? ये है 7। ठीक है, वर्ग कितने हैं? 18, यानी ग्रुप्स है 18 और पीरियड्स है उसमें 7। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, वो ये है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी खोज किसने की थी, या मॉडर्न पीरियडिक टेबल की खोज किसने की थी? ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है। ठीक है, मेंडेलीव ने खोज की थी आधुनिक आवर्त सारणी की, मेंडेलीव ने, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, किससे बनते हैं? नॉन स्टिक बनते हैं टेफ्लॉन से। ये एक धातु है, क्या है इसका नाम? टेफ्लॉन से बने होते हैं नॉन स्टिक बर्तन, जिसका यूज़ खाना बनाने में करते हैं, जिस पर जो है खाना चिपकता नहीं है, तो वो बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है, या किसकी उपस्थिति के कारण जब पटाखे जलाते हैं तो उसमें हरी रोशनी निकलती है, हरा रंग निकलता है, तो किस कारण होता है? वो होता है दोस्तों बोरियम के कारण। ठीक है, बोरियम के कारण होता है हरा रंग। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आतिशबाजी के दौरान लाल रंग क्यों होता है? जैसे हरा रंग होता है पटाखे फोड़ते समय, ऐसे ही लाल रंग की बात है। तो लाल रंग क्यों होता है? ये होता है स्ट्रोशियम के कारण। ठीक है, स्ट्रोशियम के कारण होता है पटाखों का रंग लाल। ठीक है, इसको SR से भी डिनोट करते हैं, SR से यानी स्ट्रोशियम, इससे डिनोट करते हैं। और आतिशबाजी के दौरान यानी जब पटाखे जलाते हैं तो लाल चटक रंग उसमें से निकलता है, वो स्ट्रोशियम के कारण ही होता है। आगे बढ़ते हैं। भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी फ्यूचर फ्यूल के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हाइड्रोजन गैस को। ठीक है गाइस, हाइड्रोजन गैस को फ्यूचर फ्यूल के नाम से जाना जाता है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? हाइड्रोजन गैस को क्यों कहा जाता है भविष्य का ईंधन? वो इस वजह से क्योंकि एक तो हाइड्रोजन गैस बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करती है और हमारे एनवायरनमेंट में जो है ये काफ़ी सारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, लिमिटेड नहीं है,
अनलिमिटेड कह सकते हैं या काफ़ी सारी मात्रा में प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और फिर दूसरी बात क्या है कि बहुत ही हल्की होती है, हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है, प्रदूषण इससे बिल्कुल नहीं होता है, तो इस वजह से इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका है मार्स गैस कहलाती है, कौन सी गैस को जो है मार्स गैस कहते हैं, उसका नाम है मीथेन। दोस्तों सभी क्वेश्चन ये कई बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम्स में, हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, आप बहुत सारी मेहनत से बच जाएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं क्या आपने आज की क्लास में सीखा। सबसे पहली बात, शुष्क बर्फ क्या है, यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं, ये कहते हैं ठोस CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्ड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है परमाणु यानी एटम, इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, ये होता है अणु। और परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, तो पहला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन। समझ आया इतना। अब इनको एक एक कर इनके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की किसने की थी, रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये की थी चैडविक ने। इसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई है, क्या है, ईंट पर नाच। ईंट से ई से इलेक्ट्रॉन बना, टे से क्या बना, टॉमसन या थॉमसन। दूसरी बात क्या आता है फिर, ईंट पर पै से बनता है प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड, और नाच की बारी आई तो नै से क्या बना, न्यूट्रॉन, और चे से चैडविक। याद रख पाएंगे। आगे बढ़े, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो ये की एंडरसन ने। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति को कहते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण या फिर रिडक्शन। समझ आया इतना। आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, यानी न्यूक्लियस की, एटम के न्यूक्लियस की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, यानी ग्रुप्स और पीरियड्स की संख्या क्या होते हैं कि जो पीरियडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी होती है, उसमें कुछ इस तरीके से लाइनिंग्स होती है, कुछ ऐसे होती है, तो इनको बोला गया है, जो ये लाइनिंग है ऐसे, कि कितने ग्रुप्स हैं और कितने इसमें पीरियड्स है, इस तरीके से होते हैं ये, ठीक है। तो ग्रुप्स कितने हैं 18 और पीरियड्स कितने हैं उसमें 7। समझ आया। और सबसे ज़रूरी बात कि इसकी खोज किसने की थी, आधुनिक आवर्त सारणी की, तो ये की थी मेंडलीव ने। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बात करते हैं, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, तो ये बने होते हैं टेफ्लॉन के। पटाखों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो ये मिलता है बोरियम के कारण, ठीक है। इसकी वजह से जब पटाखे जलते हैं तो उससे हरा रंग दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, आतिशबाजी के दौरान लाल रंग किस वजह से होता है, ये होता है स्ट्रोंशियम के कारण। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मार्स गैस कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। इतना समझ आया आपको। आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे कल फिर से नए क्वेश्चंस के साथ। बहुत अच्छे से आपकी क्लास होगी, तो लेना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।